गुड इवनिंग क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बचे हुए पोर्शंस को, जो कि लास्ट क्लास में रह गया था। ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम हम नहीं डिस्कस कर पाए थे। तो प्रियम्बल क्या था, एक शॉर्ट में हम रिवीजन करेंगे। तो प्रियम्बल का टेक्स्ट क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू कन्फर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। जस्टिस में तीन पार्ट थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई थी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी में स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात की गई थी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो आखिरी स्टेज जो था, आखिरी जो पार्ट है प्रियम्बल का, वो क्या कहता है? इनएक्टमेंट कब हुई प्रियम्बल की? तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एक बार मैं फिर से रीडिंग करता हूं आप लोगों के सामने। टेक्स्ट क्या था प्रियम्बल का? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू कन्फर टू ऑल इट्स सिटीजन या सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves to this constitution. ये पूरा टेक्स्ट है प्रियम्बल का। तो हमने लास्ट क्लास में प्रियम्बल में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में हम प्रियम्बल को कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है? तो प्रियम्बल को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास 9 कीवर्ड्स थे। लास्ट की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट इज प्रियम्बल, ठीक है? तो प्रियम्बल क्या था? एक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हम देख चुके थे। टेक्स्ट क्या था प्रियम्बल का? ये भी हम देख चुके थे अभी जो मैंने बोला। उसके बाद क्या था? इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? तो उसमें सोर्स ऑफ अथॉरिटी था, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स था, एस्पिरेशंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, थर्ड वन। और चौथा जो था, डेट ऑफ एडॉप्शन था, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा, इंग्रेडिएंट्स के बाद व्हाट आर द कीवर्ड्स। तो हमारे पास 9 कीवर्ड्स थे, ठीक है? 9 कीवर्ड्स में 5 आइडियल्स थे और 4 जो थे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो टोटल 9 कीवर्ड्स हैं प्रियम्बल में आप लोगों के पास। जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। तो इसमें 5 आइडियल्स हैं एंड 4 एस्पिरेशंस या ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लिखिए इसको। ऑब्जेक्टिव्स। तो 5 आइडियल्स क्या क्या था? सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसको नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स भी बोला जाता है। इंडियन स्टेट का कैसा नेचर है, ठीक है? तो यहाँ स्टेट का नेचर बोला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव्स जो है इसको एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन या ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है? स्टेट का नेचर कैसा है? तो स्टेट का नेचर कैसा है? सोवरीन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक भी है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव में फिर 4 आएंगे। जस्टिस फर्स्ट वन, दूसरा जो आएगा लिबर्टी, थर्ड वन इज इक्वालिटी एंड फोर्थ वन इज फ्रैटर्निटी, भाईचारा। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या है? भाईचारा। हम सब इंडियंस भाई बहन हैं, हमें प्रमोट करना है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये इसके बाद क्या था कि हमने एक एक कीवर्ड्स को डिस्कस किया था कि हर एक कीवर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही इन शॉर्ट हम डिस्कस करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे कि क्या था वो सारा कीवर्ड्स। तो सबसे पहले सोवरीन का क्या मतलब है? सोवरीन वर्ड जो था ये सब हो चुका है लास्ट क्लास में, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अपना नोटबुक दिखाइएगा मुझे, लास्ट क्लास वाला आप दिखाइए।
ठीक है, तो लास्ट क्लास में पांचों आइडियल्स हो चुके थे आपके। अब जो है 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो एक बार इन शॉर्ट हम वो सारे आइडियल्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सोवरिन का मतलब क्या था कि इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया के ऊपर कोई भी दूसरी अथॉरिटी नहीं है। इंडिया जो है इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। एक और मीनिंग क्या है सोवरिन का? सोवरिन का ये भी मतलब है इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू अनदर नेशन इन फेवर ऑफ अनदर नेशन। किसी एक दूसरे नेशन को हम कुछ अपना टेरिटोरी दे भी सकते हैं, हम किसी दूसरे नेशन से एक्वायर भी कर सकते हैं। इस चीज की फ्रीडम है हमें। सोशलिस्ट का क्या मतलब था? सोशलिस्ट वाज नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। सोशलिस्ट वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इट वाज इंसर्टेड। ठीक है, तो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म क्या था? 2 तरह के सोशलिज्म थे, हमने डिस्कस किया था। एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म था, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या था? इसमें मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो ओन्ड बाय स्टेट। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या था? उसमें दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की गई थी कि उसमें प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है इट एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सपोर्ट किया था, बोला था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एम करता है कि इंडियन सोसाइटी से पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो एग्जिस्ट कर रहा है इसको हटाने में हमारी मदद करेगी। नेक्स्ट वर्ड क्या था? सेकुलर। सेकुलर वर्ड को हमने डिस्कस किया था, सेकुलर वर्ड हो चुका था लास्ट क्लास में। ये भी ओरिजिनल टेक्स्ट के पार्ट में नहीं था, प्रीएम्बल के टेक्स्ट में नहीं था। इट वाज अगेन एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें क्या था? स्टेट हैज नो रिलीजन। मैंने आपको 4 वर्ड दिए थे, जैसे कि रिलीजियस है, इंडियन स्टेट का नेचर जो है रिलीजियस, एंटी रिलीजियस, इररिलीजियस। तो ये तीनों नहीं होगा। अगर ऑप्शन में तीनों आते हैं क्वेश्चंस में तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। क्या है इंडिया? इंडिया इज नॉन रिलीजियस। सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव का क्या मतलब है? ऑल रिलीजन आर सेम, ऑल पाथ लीड टू द सेम डेस्टिनेशन। सारा पाथ जो है इट लीड्स टू द सेम डेस्टिनेशन, ऑल रिलीजन आर सेम। तो ये इसका मीनिंग है। इंडिया क्या है? न्यूट्रल है इन रिलीजियस मैटर्स एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन इम्पार्शियली। ठीक है, तो हम न्यूट्रल हैं रिलीजियस मैटर में, इंडियन स्टेट जो है। इसका एक और बात है कि 2 तरह के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था सेक्युलरिज्म में। एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म था, एक निगेटिव था। तो निगेटिव सेक्युलरिज्म क्या कहता है? जो कि वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो करती है, उसमें है कि स्टेट का कंप्लीट सेपरेशन होता है रिलीजन से। और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म ये है कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इंडिया अडॉप्ट कर रही है, इसका ये मतलब है कि ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। कितनी भी उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उसके पीछे हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन स्टेट के माइंड में सारे रिलीजन की स्टेटस जो है सेम है और सपोर्ट भी सारे रिलीजन्स को सेम ही मिलेगी एंड एंजॉय द सेम सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। अगला वर्ड जो था हमारा डेमोक्रेटिक था। तो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर कुछ हो गया है डिस्कस तो प्लीज यहां से ऐड करते चलिएगा। डेमोक्रेटिक से कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास को। ठीक है, अगर कुछ रह गया हो तो कोई बात नहीं, बाकी रिवीजन हो जाएगा आपका। तो डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जो था, डेमोक्रेटिक मैंने बहुत कुछ इसमें बताया होगा जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी क्या होता है? एज स्टिपुलेटेड इन प्रीएम्बल, जो हमारे प्रीएम्बल में डेमोक्रेटिक मीनिंग है उसका मतलब है पॉपुलर सोवेरेनिटी। पॉपुलर सोवेरेनिटी का क्या मतलब है? पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द इंडिविजुअल। हमारे पास सुप्रीम पावर किसके पास है? इंडिविजुअल के पास है। डेमोक्रेसी का फिर मैंने डेमोक्रेसी के बारे में बताई थी आपकी। तो डेमोक्रेसी का मतलब यहां पे क्या था? पॉपुलर सोवेरेनिटी। ये मैंने बता दिया था। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम पावर इन द हैंड्स ऑफ पीपल। अब डेमोक्रेसी के बारे में मैंने कुछ बातें बताई होगी आपको कि 2 तरह के फॉर्म होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल एक्सरसाइज देयर पावर डायरेक्टली। ठीक है, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल enjoy the
सुप्रीम पावर। हमने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, जैसे हम एमएलए एमपी के इलेक्शंस में वोट करते हैं तो वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं पार्लियामेंट में बैठ के या असेंबली में बैठ करके, तो वो होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमने खुद से पावर को एक्सरसाइज नहीं किया। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल डायरेक्टली पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया होगा स्विट्जरलैंड। फिर इसके 4 डिवाइस भी होते हैं, ये भी मैंने बताया होगा आपको, 4 डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसके 4 डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि पहला होता है रेफरेंडम, दूसरा होता है इनिशिएटिव, तीसरा जो होता है प्लेबिसाइट और चौथा क्या होता है रिकॉल। ओके, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, एक आदमी को, किसी पर्सन को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करते हैं, वो हमारी रिप्रेजेंटेशन वहां पे शो करता है और वो हमारे बिहाफ पे डिस्कशन डिसीजन लेता है, डिबेट करता है पार्लियामेंट में बैठ करके। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में भी हमने आपको बताया था कि 2 टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? पार्लियामेंट्री, इसमें रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के 2 पार्ट होंगे। कौन कौन सा होगा? एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल, ठीक है। अब ये डिस्कस हो चुका है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, मैंने बताया था आपको। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और प्रेसिडेंशियल में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर होता है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, वाटर टाइट सेपरेशन होता है। पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, ऐसा कुछ होता है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन स्टेट का नेचर जो है डेमोक्रेटिक है, कैसे, हाउ, तो इसके लिए 4-5 पॉइंट हमने बताई होगी आपको कि इसमें इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो उसके बारे में 4-5 पॉइंट शायद मैंने लिखवा दिया था, अगर नहीं लिखवाया था तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लिख लीजिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो होगा पेरियोडिक इलेक्शंस, इलेक्शंस जो है पेरियोडिक होते रहता है, दैट इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। थर्ड वन इज रूल ऑफ लॉ, थर्ड वन क्या होगा? रूल ऑफ लॉ। फोर्थ वन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। एंड फिफ्थ वन क्या होगा? एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स। तो ये सब डेमोक्रेटिक कैरेक्टर हैं इंडियन पॉलिटी के। फर्स्ट वन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दूसरा रूल ऑफ लॉ, तीसरा जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फिर पेरियोडिक इलेक्शन, उसके बाद एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स। तो ये सब नहीं है हमारे यहाँ, एब्सेंस है, डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ नहीं है। तो ये सब डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को शो करता है। अब देखो प्रियम्बल में जो डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है नेचर, ये जो प्रियम्बल में जो डेमोक्रेटिक अभी लिखा हुआ था, अब इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है। ये हमारे ब्रॉड सेंस में लिखा हुआ है। ब्रॉड सेंस का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इसका? ठीक है, द टर्म यूज्ड इन प्रियम्बल या टर्म डेमोक्रेटिक यूज्ड इन प्रियम्बल इज इन ब्रॉड सेंस या ब्रॉडर सेंस। तो इसका मतलब क्या है? बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्लूड द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट ऑल्सो इंक्लूड द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये जो डेमोक्रेसी है प्रियम्बल में आपका, इसमें 3 डेमोक्रेसी आएंगी। पॉलिटिकल, सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही नहीं, यहाँ पे हमने 2 और डेमोक्रेसी, इसके साथ 2 और है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तीनों वर्ड है, तो प्रियम्बल तीनों वर्ड को इंक्लूड करता है। ये डेमोक्रेसी वर्ड जो है, डेमोक्रेटिक वर्ड, ये इन तीनों डेमोक्रेसी को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने कंक्लूडिंग स्पीच जो था उनका नवंबर 25, 1949 की इवनिंग को, तो उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट द सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती है अगर वहां पे सोशल डेमोक्रेसी उसके बेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये डॉक्टर अंबेडकर की बात थी। तो सोशल डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे सोशल डेमोक्रेसी है क्या आज की क्लास में। तो व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी? क्या होता है सोशल डेमोक्रेसी? व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी? मीनिंग क्या है? सोशल डेमोक्रेसी मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, अ
वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका क्या मतलब है? सोशल डेमोक्रेसी, इसको पहले लिख लीजिए, विच रिकॉग्नाइज, सोशल डेमोक्रेसी मीन्स, कंटिन्यू करना है इसको, सोशल डेमोक्रेसी मीन्स, पूरा करो सेंटेंस को, अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज, विच रिकॉग्नाइजेज थ्री थिंग्स, तीन चीजों को, विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तीन चीज यहां पे, अब ये नहीं है कि लिबर्टी इक्वालिटी के बाद आप जस्टिस डाल देना, ठीक है, जस्टिस नहीं है, फ्रैटर्निटी। रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। ठीक है, तो ये एक वे ऑफ लाइफ है, विच रिकॉग्नाइजेज, सोशल डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ये सेपरेट नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट आइटम्स इन अ ट्रिनिटी, ये हमेशा साथ आते हैं। ठीक है, दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। इसका क्या मतलब है? यूनियन ऑफ ट्रिनिटी का क्या मतलब है कि अगर हमने एक से दूसरे को अलग किया तो उसका सेंस नहीं बचेगा कुछ। लाइक लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी। अगर अनदर वर्ड में बोले, इन अनदर टर्म्स, तो इक्वालिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लिबर्टी, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम फ्रैटर्निटी। विदाउट इक्वालिटी एंड लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द, बोला जाता है विदाउट लिबर्टी, इसको लिखिए क्या मतलब है, इस पहले इसको समझो कि ये तीनों साथ में आएंगे। ठीक है, तीनों साथ में आएंगे मतलब ये तीनों हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेंगे सोशल डेमोक्रेसी में। अगर हमने लिबर्टी को सेपरेट कर दिया इक्वालिटी से तो ये नहीं है, इक्वालिटी को लिबर्टी से सेपरेट कर दिया तो ये भी नहीं है। ठीक है, बाकी लिबर्टी इक्वालिटी को फ्रैटर्निटी से सेपरेट कर दिया तो ये भी नहीं है, ये सेपरेट हो गया, ये भी सेपरेट। हमें क्या है, तीनों को साथ में लेना है। दे फॉर्म द ट्रिनिटी, तीनों की साथ में ही बातें करनी है हमेशा, समझ में आया? सेपरेट होकर के कोई भी एक बात नहीं करनी है इसकी। क्या मतलब है इसका? विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस, अगर हम बात करें तो इक्वालिटी के बिना लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू, कुछ लोगों की सुप्रीमेसी हो जाएगी ओवर द मेनी। तो ये जो है सोशल डेमोक्रेसी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है सोशल डेमोक्रेसी के लिए। और एक और है कि अगर मेंस के क्वेश्चन में आपका कहीं के राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, तो उसमें ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए कि क्या मीनिंग है, इन डेप्थ इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द अदर। ठीक है, इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो है, इक्वालिटी जो है लिबर्टी के बिना क्या करेगी, हम इक्वालिटी दे दिए, लिबर्टी नहीं दिए, तो वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव को कभी भी प्रमोट नहीं करेगी। तो ये तीनों चीजें चाहिए सोशल डेमोक्रेसी के केस में साथ साथ। अब देखो अब अगला जो है, इसके बाद जो है अगला जो आएगा रिपब्लिक वर्ड। रिपब्लिक वर्ड क्या था? तो रिपब्लिक वर्ड हमने डिस्कस किया था दो कंटेक्स्ट में, मोनार्की, रिपब्लिक। हमारे प्रियम्बल में नेक्स्ट वर्ड जो था आइडियल्स में वो था रिपब्लिक, फिफ्थ वन। ठीक है, तो रिपब्लिक का क्या बोला था मैंने? अपोजिट ऑफ मोनार्की। अपोजिट ऑफ मोनार्की का क्या मतलब है कि मोनार्की क्या होता है, हेरिडेटरी होता है। मोनार्की क्या होता है, कहीं पे हेड ऑफ स्टेट जो है, लिखो इसको दो कैटेगरी में, रिपब्लिक जो है यहाँ पे लिखो मोनार्की, डिफरेंस लिखो, और यहाँ पे लिखो रिपब्लिक, दोनों में डिफरेंस लिखते चलना साथ में। यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट क्या होगा, हेरिडेटरी होगा, किंग होंगे, क्वीन होंगे, एक सिंगल इंडिविजुअल होगा। ठीक है, यहां पे कौन होगा हेड ऑफ स्टेट? इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड बाय पीपल। अब इलेक्शंस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों हो सकते हैं।
इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है हमारे यहाँ तो वो डायरेक्ट ही होगा या इनडायरेक्ट ही होगा, ये कंफ्यूजन नहीं। इलेक्शंस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, बट वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा, नॉट हेरिडेटरी होगा ये पोजीशन, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। अब इसमें क्या है, इसमें ये सक्सेशन के थ्रू आता है। अगर फादर की डेथ होगी तो उसके सन को दिया जाएगा वो, या फिर क्वीन की होगी तो फिर किसी और को दिया जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन को के लोगों को। तो ये सब बातें हैं। रिपब्लिक का ये मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा ऑलवेज इलेक्टेड, ऑलवेज हेड ऑफ स्टेट ऑलवेज इलेक्टेड, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर अगर टर्म रिपब्लिक की बात करें तो टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रियम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट, ठीक है, ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years। तो इंडिया क्या है, इंडिया का स्टेट का नेचर कैसा है, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, रिपब्लिक। क्यों, बिकॉज हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years। तो इसमें कोई भी, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिपब्लिक वर्ड जो है इसकी दो और मीनिंग है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहां से आएगा, ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है, बट यहाँ जो है प्री के एग्जाम में यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। तो अ रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू थिंग, कोई भी स्टेट अगर रिपब्लिक नेचर रखता है तो उसकी दो और मीनिंग होती है। क्या होता है कि वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, जो सोवरेनिटी है ना, पॉलिटिकल सोवरेनिटी, वो हम लोगों के हाथ में देते हैं। तो पहला ये है, इट ऑल्सो मीन्स टू थिंग्स, लिखो इसको ऐसे, द वर्ड रिपब्लिक ऑल्सो मीन टू थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसका पहला क्या था, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द हैंड्स ऑफ पीपल नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल। तो लिखिए वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, लिख लोगे, लिखो, पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल या हैंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग, ठीक है, समझ में आ रहा, नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग, क्वीन एटसेट्रा। तो ये वर्ड भी है रिपब्लिक का मतलब। अगर प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये ऑप्शंस में है तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि प्रियम्बल से तो हर साल एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड रहता ही है, और प्रियम्बल से पूछ रहे हैं। प्रियम्बल से लेकर के फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट है, पार्लियामेंट तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेजर फोकस जो होना चाहिए आपके प्रिपरेशन का इसी पोर्शंस पे होना चाहिए, प्रियम्बल पे, फंडामेंटल राइट्स पे, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं वो कि प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है। तो यहाँ ये कुछ चैप्टर्स जो हैं लक्ष्मीकांत के, स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स जो होते हैं, अगर आप देखो बहुत से लोग लक्ष्मीकांत ही फॉलो करते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं लक्ष्मीकांत को ही ले रहा हूँ। हाँ, और अच्छी बुक भी है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा है उसका, डी बसु वगैरह थोड़ा सा बल्कि हो जाता है। तो अगर आप लोग देखोगे तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पहला चैप्टर जो है हिस्टोरिकल वाला, जिसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स वगैरह मेंशन्ड है, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उससे भी बहुत आता है कि कौन किस पर्सन का नाम पूछ देगा कि कौन से किस कमेटी के मेंबर्स थे। तीसरा चैप्टर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, चौथा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे भी बहुत क्वेश्चंस आता है। प्रियम्बल भी एक यही है कि यहाँ से क्वेश्चंस तो हर साल ही पूछे जाते हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपी से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज से तो डायरेक्ट पूछ देते हैं, एक सेंटेंस दे देंगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसका पार्ट है या नहीं है, तो वो रटे हुए होने चाहिए आपको।
उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद अगर आप जाओ तो आर्टिकल 1, 2, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप से उतना नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट जो है, चैप्टर पार्लियामेंट वाला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट से 3 से 4 एक्सपेक्टेड होते हैं क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते रहा करो कि किस चैप्टर पे हमें कितना ज़्यादा फोकस करना है। ये सब चीज़ें नहीं पता होती है तो लोग क्या करते हैं, हमारा रिसोर्स वेस्ट होता है। हम एक ऐसे, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे बहुत कोई फोकस कर रहा है, फाइनेंस कमीशन पढ़ रहा है, रट रहा है, इलेक्शन कमीशन पढ़ रहा है, रट रहा है। तो ये भी देखना है कि वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया कीजिए, ठीक है। टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं जिनके 20 मार्क्स आते हैं, 25 मार्क्स आते हैं टेस्ट में और उनका प्री में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सब मैटर नहीं करता है। तो चैप्टर्स पे फोकस कीजिए आप लोग, जो बेसिक है बेसिक्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बेसिक्स से आते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है पॉलिटी की, उससे भी वो भी काफ़ी हेल्पफुल है, उसमें भी बहुत कुछ है। 11th वाली जो है रेड वाली बुक, वो भी काफ़ी अच्छी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है, पहला, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग और क्वीन। दूसरा क्या मतलब है इसका, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास का मतलब क्या है कि जितनी भी पब्लिक ऑफिस होगी वो सारी सिटीजन्स के लिए खुली होंगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो लिखो इसको, द एब्सेंस, सेकंड मीनिंग क्या है, the absence of any privilege class, that is all the public offices should be open to citizen without any discrimination। सारी पब्लिक ऑफिस जो है सिटीजन्स के लिए खुली रहती हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे। तो ये भी रिपब्लिक का ये मतलब है। तो ये दो मीनिंग अगर आते हैं आपके प्री के एग्जाम में तो प्लीज इसको इनकरेक्ट मत मार्क कीजिएगा, ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो है हम जस्टिस की बात करेंगे। नेचर के बाद क्या आएगा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स में 5 आ गया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब जो है जस्टिस की बात करेंगे। जस्टिस कहाँ पे आता है, 9 कीवर्ड्स में से 6 कीवर्ड्स। 6 जो है हमारा जस्टिस, क्या होता है जस्टिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस, ठीक है। प्रियम्बल में जो वर्ड जस्टिस मेंशन किया गया है, क्या वो सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस को मेंशन किया गया है, क्या वो सोशल जस्टिस को भी मेंशन किया गया है, या फिर वो पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस के साथ इकोनॉमिक जस्टिस को भी इंटीग्रेट करके तीनों को साथ लेकर के मेंशन किया गया है। तो ये हम देखेंगे जस्टिस क्या होता है। तो देखो पहले लिखो, एक लाइन लिखो, द टर्म जस्टिस इन द प्रियम्बल, the term justice in the preamble include या embraces 3 distinct forms। so 3 distinct forms को embrace किया गया है। तो आप लोग लिखिए, सेंटेंस कंप्लीट करना, 3 distinct फॉर्म का जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तीनों लिख लो। 3 distinct तो प्रियम्बल में जो वर्ड है वो होलिस्टिक है, तीनों जस्टिस की के बारे में बात की जा रही है और तीनों लिखा हुआ है क्लियरली प्रियम्बल में, डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। तो यहाँ पे पहला जो है सोशल, फर्स्ट, दूसरा जो है सेकंड वन कौन सा है, इकोनॉमिक, और थर्ड वन कौन सा है, पॉलिटिकल। तो ये तीनों जस्टिस की बात की गई है। अब देखो जस्टिस की बात की गई है तो कौन कौन से आर्टिकल में है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इंडिविजुअली, अब ये तीनों जस्टिस को सिक्योर भी तो किया जाएगा, प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, थ्रू प्रोविजंस
मेंशन्ड इन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इकोनॉमिक जस्टिस की जब बात होती है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ जाता है। 39 बी एंड सी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो उसमें फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस में 325 326 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वोटिंग से रिलेटेड। तो अब हम वन बाय वन तीनों जस्टिस को देखेंगे कि सोशल जस्टिस क्या है और पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है। तो ये सेंटेंस लिख लिए, द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल embraces three distinct form. One is political justice, second one is economic, and third one is political, secured through various provisions of fundamental rights and DPSP. लिख लो, secured through various provisions, secured through various provisions of fundamental rights and DPSP. नेक्स्ट चलते हैं हम सोशल जस्टिस पे एंड DPSP, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन, पहले सोशल जस्टिस को करेंगे डिस्कस। सो सोशल जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस, ठीक है। तो लिखो, इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। तो इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स। तो कास्ट के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, रिलीजन पे भी नहीं करेंगे, ठीक है, सेक्स पे भी नहीं करेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ पे भी नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। कास्ट, कलर, रेस, सेक्स, कास्ट कलर भी आएगा यहाँ पे, कास्ट, कलर, सेक्स, रेस भी आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है लिखी हुई है, तो इस पे हम किसी भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। इसका एक और मतलब है सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें, इट ऑल्सो मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेजेज जो है ना, तो ये भी मतलब है बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो पहला पॉइंट लिखिए सोशल जस्टिस के अंदर, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन, इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, without any social distinction based on caste, color, ठीक है, race, caste, color, race, religion, sex and so on. Next point लिखो, it means absence of privileges, it means absence of privileges being extended to any particular section of the society. It means absence of privilege being extended to any particular section of the society. And continue कीजिए इसको, and improvement in the condition of backward classes. Backward classes में कौन कौन से आएंगे, SC, ST, OBC and women, ठीक है। तो लिखिए and improvement in the condition of backward classes, ब्रैकेट में लिखिए SC, ST, OBC and women, करेक्ट। अब दूसरी जस्टिस जो है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है, सोशल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, किस आदमी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अगर कोई रिच है दैट डजंट मीन कि हम उसको ट्रैफिक, बाकी लोगों की ट्रैफिक को रोक दें और सड़क पे अकेले ही चलने दें, वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। सड़क पे ट्रैफिक है तो सबके लिए है, ठीक है, वो भी खड़ा रहेगा। हाँ, मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस को कुछ लिबर्टी मिली हुई है, क्यों, क्योंकि उनके फंक्शंस जो है ना बाकी लोगों के फंक्शन से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम क्या है, डिग्निटरी ऑफिस है, तो इसलिए उनको दिया गया है। तो वो एक अलग डिबेट है, इसलिए वो
ये उसका ये मतलब नहीं है कि कोई ये बोलोगे कि क्लास के बाद ये बोलना मुझे आकर के कि सर एमपी एमएलए सबको जो मिला हुआ है ये तो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं हुआ, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ डिग्निटरी पोस्ट जो है जैसे प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट को कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है, जुडिशियरी की जो है जो जजेज हैं हमारे उनको कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बहुत बड़ा प्रिविलेज है। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है एमएलए एमपी स्पीकर के पास ये पावर है, तो वो भी बहुत बड़ा है पावर है, उनको कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है जो कि मेंशन्ड है डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में। तो ये डिबेटेबल टॉपिक नहीं है, ये मत पूछना, ठीक है। लास्ट क्लास में जैसे कोई पूछ रहा था ना कि सर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अपना कैसे एक्सरसाइज कर देंगे पावर को, कौन था वो? चलो, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है? डिनोट क्या? डिनोट नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कंटिन्यू करो इसको, लिख लिख लो साथ में। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर, किस आदमी की इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। इसका एक और है, इसका मतलब ये जो प्रोविजंस दिए हुए हैं हमारे इकोनॉमिक जस्टिस के, तो इसका क्या एम है, तो इसको लिखो, इट एम्स एट डैश डाल के लिखो एट इलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन थ्री चीज, वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। सो इसका मतलब है इलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग inequality in wealth, income and three things: wealth, income and property। तो ये भी मतलब है इसका इकोनॉमिक जस्टिस का कि ये जो है डिफरेंट प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस में 39 बी एंड सी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग जाके पढ़िएगा, ठीक है। उसका मेन जो एम है क्या करता है, वो करता है कि इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी में उसको रिड्यूस करना है। सही से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास जब डीपीएसपी की होगी तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा ही, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वेल्थ को रिड्यूस करना है, इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है कि रिच के पास बहुत ज़्यादा गैप है हमारे रिच और पुअर के बीच में, तो उसे रिड्यूस करना है। इनकम जो है, कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है, कुछ की बिल्कुल नहीं है, तो उसे भी रिड्यूस करना है, लेवल अप करना है। दूसरा जो है प्रॉपर्टी, तो लैंड रिफॉर्म जब आया था उस समय ये हुआ भी था कुछ हद तक, कुछ स्टेट्स में सक्सेसफुल भी था, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो है उसमें जो इनइक्वालिटी है उसको भी रिड्यूस करना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। क्या होता है डिस्ट्रीब्यू, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो अभी जो हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो ये दोनों मिलके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनते हैं। सो लिख लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स बना के, नेक्स्ट जो होगा आपके नोटबुक में वो वहां लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और इसमें लिखिएगा नीचे आप लोग अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज नोन एज, सो सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस। यहाँ पे अब ध्यान से याद रखना कि सोशल वर्ड मैंने मेंशन किया है, इकोनॉमिक मेंशन कर रहा हूँ, पॉलिटिकल नहीं है, तो प्लीज पढ़ाने के बाद एग्जाम में गलती नहीं करना, ठीक है। जस्टिस इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज नोन एज या डिनोट्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये दोनों मिलके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स द
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है जस्टिस में लास्ट टॉपिक जो है पॉलिटिकल जस्टिस। तो क्या होता है पॉलिटिकल जस्टिस? अब देखो ध्यान से, पॉलिटिकल जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? तो पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लाइज, लिखो, इंप्लाइज ऑल सिटीजन शुड हैव, लिखो, इंप्लाइज ऑल सिटीजन शुड हैव, डैश डालो, 3 पॉइंट लिखने हैं हमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 पॉइंट लिखिए। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यहाँ पे जो होगा इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सारे सिटीजन्स के पास क्या हो? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। दूसरा क्या होगा? इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस। तो सारे सिटीजन्स के पास जितनी भी पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं वहां पे इक्वल एक्सेस होगा। तो ये भी लिखिए, सेकंड पॉइंट में लिखिए, फर्स्ट सेकंड इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक ऑफिस या पॉलिटिकल ऑफिस, जो भी लिखना। पॉलिटिकल जस्टिस की बात है तो पॉलिटिकल ऑफिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी आदमी एमपी बन सकता है, प्रोवाइडेड वो कुछ बेसिक कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहा है। ठीक है, तीसरा एक और इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। तो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा? इसका मतलब इक्वल, ये क्यू है, इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। जब गवर्नेंस की क्लास होती है ना, उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि हर आदमी के पास, हमें स्टेट की ये एक एम्बिशन होती है या एस्पिरेशंस होती है कि हर सिटीजन्स के पास वॉइस भी हो, चॉइस भी। ठीक है, तो वॉइस की यहाँ पे बात की गई है। अब एक क्वेश्चन जो है जस्टिस से पूछा जाता है कि आइडिया ऑफ जस्टिस इन द इंडियन प्रियम्बल या मेंशन्ड इन इंडियन प्रियम्बल वाज टेकन फ्रॉम। तो ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है, 1917 से। तो ये वर्ड आप लोग, ये लाइन सेंटेंस लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, एक लाइन इसके नीचे लिखिए, द आइडिया ऑफ जस्टिस लिखो। द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल कॉमा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज बीन, social, economic and political has been taken from Russian Revolution 1917। सो जस्टिस जो है अगर कोई पूछे तो कहाँ से लिया गया है? तो रशियन रिवॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन में गलत नहीं हुआ। कब हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन? 1917 में हुआ था, है ना। फ्यूडलिज्म खत्म हो गई थी, कम्युनिज्म आ गया था, है ना। अभी भी वो कम्युनिस्ट पार्टी अभी तक एग्जिस्ट कर रही है ना। तो ये सब रशियन रिवॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आएगा आप लोगों को। तो ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है लिबर्टी। लिबर्टी का क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटी पे कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, कोई रोक नहीं है। एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है आपको। नेक्स्ट क्या है? कौन सा वर्ड आएगा? कौन सा? 7th ना, लिबर्टी। लिबर्टी आएगा, हाँ। तो 7th जो आएगा वो लिबर्टी। मतलब लिखिए इसका। तो यहां पे क्या है? रिस्ट्रेंट नहीं है, रिस्ट्रेंट किसी भी इंडिविजुअल पे नहीं है फॉर हिज एक्टिविटीज। ठीक है। दूसरा क्या है? उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है टू डेवलप, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो कोई रिस्ट्रेंट नहीं है और अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। मैं अभी डिक्टेट कर दूंगा, डोंट वरी, लिखना नहीं है। अपॉर्चुनिटी, तो ये अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है। तो लिखो इसको, द टर्म लिबर्टी मीन्स, द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। रिस्ट्रेंट्स की स्पेलिंग लिख रखा हूं मैं,
RESTRAINTS, restraints and the activities of individuals. अगेन उसी में कंटिन्यू कीजिए, activities of individuals and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अब लिबर्टी वाला जो था ना पॉइंट प्रियम्बल में, तो याद करो वहां पे कुछ चीजें थे, क्या क्या थी, एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप था ना, तो वो चीज, उन चीजों को हम बता रहे हैं अभी। तो लिखो, द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, expression, belief, faith and worship through their fundamental rights enforceable in court of law, in case of violation। तो ये सब चीजें कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, जब फंडामेंटल राइट्स है वहां से हमने प्रोवाइड किया, और फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए कहाँ इन्फोर्सिएबल है वो, तो हम वायलेशन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये बातें की गई है, इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन, है ना। एक और सेंटेंस लिखिए लिबर्टी में, हाउएवर, लिबर्टी का ये मतलब नहीं, एक जेएस मिल थे, उन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया था कि आपकी लिबर्टी वहां तक है जहां तक आप दूसरे को हार्म नहीं कर रहे हो, तो ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, लिबर्टी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाउएवर लिबर्टी डज नॉट मीन, प्लीज राइट, लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स एंड हैज टू बी एंजॉयड। कोई आदमी क्या करना चाहता है और क्या एंजॉय करना चाहता है, ये मीनिंग नहीं है लिबर्टी का। सो लिखिए, हाउएवर लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू what one likes and has to be enjoyed within the limitations mentioned। so has to be enjoyed, liberty जो है को आप enjoy करते हो constitutional limitations के अंदर ही, लिखो, and has to be enjoyed within the limitations mentioned in the constitution itself, correct। so अगर कोई आपसे पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी जो है एब्सोल्यूट है, क्वालिफाइड है, तो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, ये भी लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है आपका तो आंसर करना है आपको, लिखो। सो लिबर्टी मेंशन्ड इन प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट। लिबर्टी mentioned in preamble and fundamental rights are not absolute but qualified, full stop, ठीक है। अब जैसे जस्टिस की बात की थी हमने, तो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया था, तो ये क्वेश्चन भी एक प्री में पूछा जाता है कि लिबर्टी के टाइम में अगर पूछा जाए कि कहाँ से लिया गया, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था। तो ये लिखो, लास्ट पॉइंट लिखो, the ideals of liberty, equality and fraternity, in our preamble have been taken from the French Revolution। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ब्रैकेट में, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन का 1917 था ना, तो ब्रैकेट में टाइम पीरियड लिखो, हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ब्रैकेट में टाइम पीरियड लिखो 1789 टू 1799, 10 ईयर्स का था ये, 1789 टू 1799, ठीक है। तो लिबर्टी हो गया। अब अगला क्या है, नेक्स्ट हमारा कीवर्ड जो था फ्रैटर्निटी, है ना। फ्रैटर्निटी से पहले भी एक है ना, कितने नंबर, 7th पे है ना, ये 9 है। 8th इक्वालिटी, तो इक्वालिटी देखेंगे अभी, अब इक्वालिटी क्या है, ठीक है।
फ्रैटर्निटी लास्ट में आएगा। 7 हो गया, 8 होगा ना, 8 जो है इक्वालिटी। वर्ड इक्वालिटी जो प्रियम्बल में मेंशन है उसका क्या मतलब है, तो देखो लिखते चलो। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। तो स्पेशल प्रिविलेज नहीं है टू एनी सेक्शंस, एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसका ये मतलब है। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है कि हर आदमी इक्वल है। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक और मतलब है प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल। हमने सारे इंडिविजुअल को एक एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दे रखा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको लिखो पॉइंट वाइज में, यहाँ पे लिखो, कंटिन्यू करो। द वर्ड इक्वालिटी मीन्स, द वर्ड इक्वालिटी मीन्स, द वर्ड इक्वालिटी मीन्स absence of a special privilege, absence of a special privilege to any section of the society, to any section of the society, and the provision of, and the provision of adequate opportunities for all individuals, and the provision of adequate opportunity for all individuals without any discrimination। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू कीजिए। द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ, दो तरह की बात की थी ना, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, तो वो द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट जो होगा, अब देखना हमें ये है कि इक्वालिटी वर्ड जो है वो मेंशन तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ मेंशन है, तो अब हम देखेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो इक्वालिटी में, इसको हटाओ, लिखो, उसके बाद लिखना अपॉर्चुनिटी के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोविजन प्रियम्बल में जो वर्ड मेंशन है ना उसके बाद कंटिन्यू करके लिखिएगा। अभी लिखा ना आपने, द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। दिस प्रोविजन एम्ब्रेसेस या इनकलकेट 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। जैसे हमने जस्टिस में बात की थी ना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की, तो यहाँ भी 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। पहला सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी अगर पूछा जाए कहीं पे, तो पहला जो होगा सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब सिविक इक्वालिटी की बात कहाँ कहाँ पे की गई है, तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 14 से 18 का जो है जो भी बात है वो यहाँ कवर्ड होता है। तो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 टू 18 अभी डिस्कस करेंगे हम, क्या क्या लिखवा दूंगा मैं, डिक्टेट करवा दूंगा। दूसरा जो है पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल कहाँ कहाँ पे मैंने बताया ना, 325 एंड 300 अभी बताऊंगा मैं, अंडर आर्टिकल 325 एंड 326 एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक कहाँ है, बहुत बार मैं अभी क्लास में बोल चुका हूँ, डीपीएसपी में अंडर आर्टिकल 39 बी एंड सी, स्पेशली पर्टिकुलरली 39 बी एंड सी एंड ओवरऑल 39 जो है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक जो है अंडर आर्टिकल 39। ठीक है, तो ये, और ये 39 कहाँ आता है, डीपीएसपी में आता है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है।
तो इकोनॉमिक जस्टिस की जब कभी भी बात हो तो प्री के एग्जाम में आ चुका है 2020-21 सब में, तो क्वेश्चन आया था, बहुत लोगों ने गलती किया था, तो प्लीज डीपीएसपी को करेक्ट कीजिएगा। यूपीएससी के ऑफिशियल की से आप मिला सकते हैं, यही है आंसर वहां पे। अब देखो व्हाट आर द प्रोविजंस, एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द प्रोविजंस टू इंश्योर सिविक इक्वालिटी। फर्स्ट लिखो व्हाट आर द प्रोविजंस, और इसके आंसर्स मैं लिखा रहा हूं, व्हाट आर द प्रोविजंस टू इंश्योर सिविक व्हाट इक्वालिटी। ठीक है, सिविक इक्वालिटी, इक्वालिटी में 3 फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट में लिखते चलिएगा ऐसे, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखो। आर्टिकल 14 लिखो, बताया ना कहाँ से कहाँ, 14 से 18 तक। आर्टिकल 14, पहले आर्टिकल 14 लिखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, लॉ। आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 आएगा, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। सो इसमें लिखो प्रोहिबिशन कंटिन्यू करो, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, ठीक है। प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो कास्ट, रेस, रिलीजन, ये सब पे प्रोहिबिशन है, कोई भी आदमी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। प्लेस ऑफ बर्थ भी है, सेक्स भी है। तो प्लीज इसके आगे लिखिए प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, या ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 16, 15 हो गया ना, अब लिखो आर्टिकल 16। 15-16 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट है, एक अपॉर्चुनिटी की बात करता है, एक डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिस्क्रिमिनेशन की बात अगर होगी तो 15, और अपॉर्चुनिटी की बात होगी एम्प्लॉयमेंट वगैरह में तो 16 की बात होगी। तो लिखिए इसको, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसके आगे लिखो 16 के आगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल 17 लिखो, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, डैश एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18, 17 के बाद 18 में क्या आएगा, टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स राजा, राय बहादुर, ये सब टाइटल्स पहले होता था ना, ये सब नहीं लगाना है, इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ये कौन सा था, सिविक इक्वालिटी। सिविक इक्वालिटी के बाद लिखो पॉलिटिकल इक्वालिटी, थोड़ा फास्ट करो। पॉलिटिकल इक्वालिटी सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वालिटी जो है पॉलिटिकल, इसमें कुछ नहीं है, 2 ही आर्टिकल है, बस उस पर ध्यान देना है। पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, इसमें 2 आर्टिकल हैं। तो चलो लिखो 2 प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर 2 प्रोविजंस, लिखो देयर आर 2 प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन that ensures political equality, पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये इक्वालिटी है, ठीक है। लिखो आर्टिकल 325, फर्स्ट आर्टिकल 325 क्या कहता है, आर्टिकल 325 लिखो, इसको डैश डाल के लिखो यहाँ पे, नो पर्सन, कंटिन्यू कीजिए इसको, नो पर्सन
लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखो। नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन, ineligible for inclusion in electoral rolls, inclusion in electoral rolls on the grounds of religion, race, caste और सेक्स। ठीक है, तो ये 325 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मत सोचना कि यहाँ प्रियम्बल की बात हो रही है तो सारा आर्टिकल्स जो है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का भी होगा। सो यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी में कौन सा आर्टिकल आ रहा है? 325 एंड 326। तो तुक्का नहीं मारना है, वो इंटेलिजेंट गेस जो बोलते हैं ना लोग, तो इंटेलिजेंट गेस जो है ना वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे नहीं खेलना है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो इसका सेकंड प्रोविजन जो है, दो प्रोविजन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी में दूसरा भी है आर्टिकल 326 भी लिखो। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। पंचायत के इलेक्शन में क्या होता है, क्या होता है पंचायत के इलेक्शन में? ये कंडीशन नहीं है। 320 से पंचायत का तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाती है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन पंचायत की इलेक्शंस करवाती भी नहीं है। तो ये सब चीजें जो है थोड़ी चीजें माइंड में ना डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए आप लोगों को। 326, 324 से 325, 26 ये सारे आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है? इलेक्शंस कमीशन से। इलेक्शंस कमीशन किस चीज का इलेक्शंस करवाता है? तो लोकसभा का करवाता है, राज्यसभा का करवाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का करवाता है, प्रेसिडेंट का करवाएगा, वाइस प्रेसिडेंट का करवाएगा, तो पंचायत का इलेक्शन नहीं करवाता है। ठीक है, तो प्लीज ये सब चीजें माइंड में रखिए। इसको 326 पे लिखिए डैश डाल के, इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। ठीक है, टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज का मतलब ये है कि मोर देन 18 ईयर्स की एज के जो भी हैं उनको वोटिंग राइट दी गई है। उसके बाद उसका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, कलर कैसा है, उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी। हर रिलीजन के लोग जो 18 ईयर्स को क्रॉस कर चुके हैं उनको हमने वोटिंग राइट दे दिया है। ठीक है, लास्ट लिखो, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गया, सिविक हो गया, लास्ट लिखो इकोनॉमिक इक्वालिटी। थोड़ा फास्ट लिखो, बाकी टीचर मुझसे नाराज रहते हैं, पता है कि हर दिन मेरी क्लास एक्सटेंड होती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसमें आर्टिकल 39 आएगा डीपीएसपी, अंडर आर्टिकल 39 डैश डाल के लिखो, सिक्योर्स टू मेन एंड वुमेन इक्वल राइट्स। लिखो इसको, सिक्योर्स टू, अब ये प्लूरल है, मेन एंड वुमेन क्या? इक्वल राइट्स। ठीक है, मेन और वुमेन दोनों को हम क्या दे रहे हैं? इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, इक्वल राइट्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख भी रहा हूं, लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जिस वेज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ऐसा नहीं है कि मैन ने किसी काम को किया कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी और वुमेन की कम होगी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात हो रही है। लास्ट वर्ड जो है कीवर्ड वो है फ्रैटर्निटी। ठीक है, प्रियम्बल आज खत्म करना है। फ्रैटर्निटी लिखिए, भाईचारा। ठीक है, लास्ट क्लास में हिंदी वर्ड्स लिखा हुआ था, भाईचारा। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या है? लिखो, सेंस ऑफ ब्रदरहुड,
सेंस ऑफ ब्रदरहुड, वी आर फ्रॉम द सेम फैमिली, ठीक है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। तो फ्रैटर्निटी क्या करती है, प्रमोट्स करती है, लिखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स फ्रैटर्निटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स फ्रैटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ Constitution promotes fraternity by the system of single citizenship, सिंगल सिटीजनशिप जो है इसके थ्रू। और भी एक जगह पे है फंडामेंटल ड्यूटीज, लिख लो इसको, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51, फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, 51A है ये, अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू आया था, ठीक है। तो लिखो इसको, सिंगल सिटीजनशिप लिख लिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स फ्रैटर्निटी बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। दूसरा लिखिए, दूसरा, इट ऑल्सो प्रमोट्स फ्रैटर्निटी बाय फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, लिखो डैश डाल के, क्या बोल रहा है 51A के प्रोविजन में, कहाँ पे फ्रैटर्निटी हो रहा है और क्या है मेंशन। तो जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें से एक जो है वो आप लिख लीजिए, डैश डाल के लिखो, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी, HARMONY, हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, अमॉन्ग्स्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, ठीक है, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। ये सारी चीजें जो है, बैरियर्स जो है, देखो, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, तो ये जितनी भी बैरियर्स हैं इन सबको ट्रांसेंड कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो ये फ्रैटर्निटी का ये मतलब है। अब जो आगे आ रहा है ना हमारा, एक और पॉइंट लिखो इसमें, प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रैटर्निटी हैज टू बी, प्रियम्बल, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रैटर्निटी हैज टू assure two things, first dignity of individual, second unity and integrity of the nation। प्रेम्बल में दो चीजें मेंशन्ड है फ्रैटर्निटी में, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो क्या होगा, फ्रैटर्निटी हैज टू एश्योर टू थिंग, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब देखो, वर्ड इंटीग्रिटी जो है ये ओरिजिनल प्रेम्बल के टेक्स्ट में नहीं था, इट वाज आल्सो एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो लिखो, ये पॉइंट भी लिखो, द वर्ड इंटीग्रिटी वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, द वर्ड इंटीग्रिटी वाज आल्सो एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस हैं, यहां से एक क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इन्वर्टेड कॉमास में डाल देना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को, द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इम्ब्रेसेस या इनकलकेट टू थिंग्स, या बोथ इनकलकेट बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। आई एम रिपीटिंग, द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इनकलकेट बोथ psychological and territorial dimension of national integration, करेक्ट। लास्ट दो टॉपिक बच रहा है जो बहुत शॉर्ट है और यहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं 2020-21 में, ठीक है, प्रेम्बल से 2-3 क्वेश्चंस आ गए थे। तो इस अगला जो टॉपिक आने वाला है ये खत्म हो गया, कीवर्ड्स खत्म हो गया। तो अगला जो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज सिग्निफिकेंस, क्या है प्रियम्बल का, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। तो लिखो,
It contains the basic philosophy and fundamental values. It contains the basic philosophies and fundamental values. फंडामेंटल वैल्यूज का मतलब क्या होगा? पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस, ये सब. ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. तो सिग्निफिकेंस क्या है? ये प्रियम्बल में मेंशन है. बेसिक फिलोसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, और फंडामेंटल वैल्यूज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सारी चीजें मेंशन्ड है. ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. So it contains the basic philosophy and fundamental values on which constitution is based. Second point लिखो. It contains the grand and noble vision of constituent assembly. It contains the grand and noble vision. Constituent assembly के grand and noble vision. Grand and noble vision of कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुल फॉर्म लिखना है इसका. थर्ड लिखो. थर्ड पॉइंट, प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस. प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उनकी क्या ड्रीम्स थी, उनकी क्या एस्पिरेशंस थी, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है प्रियम्बल. तो सिग्निफिकेंस अगर आए तो ये है. सो कंक्लूजन लिखो इसी में, सिग्निफिकेंस में. सो द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सोल, आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which lays down, soul of the constitution which lays down the pattern of our political society, which lays down the pattern of our political society. ठीक है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल यही 3-4 चीजें हैं, जो ये 3-4 पॉइंट्स बस. अब जो आ रहा है नेक्स्ट, वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. तो इस पे डिबेट चल रहा है बहुत सालों से. पहली क्लास में मैंने बताया था 1960s से डिबेट चल रहा है. तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, और चांसेस बहुत हैं कि रिपीट होगा. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रियम्बल से रिलेटेड, प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 3 या 4 पॉइंट इसमें भी बनेंगे. लिखो फर्स्ट लिखो 1960s. इसमें आया था बेरू-बेरी यूनियन केस. लिखो बेरू-बेरी यूनियन केस. बेरी-बेरी यूनियन केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया था? प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपको पता होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट. लिखो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, डैश डाल के लिखो प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट नहीं है. प्रियम्बल इज नॉट preamble is not the part of the constitution. अब यहां से लेकर के केशवानंदा भारती तक यही चला कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. दूसरा लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है 1973. जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को केशवानंदा भारती केस का. सो इस केस का नाम लिखो 1973 केशवानंदा भारती केस. अभी रिसेंटली इनकी डेथ भी हुई है कोविड के टाइम में. ठीक है. तो केशवानंदा भारती केस. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिवर्ट कर दिया अपने ओरिजिनल डिसीजन जो 1960 में दिया था बेरू-बेरी यूनियन केस में, उससे चेंज कर दिया. अब वहां बोल रही थी कि नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहां बोल रही है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से
चेंज किया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर लिखो थर्ड जो आएगा इसका, इसको लिख लो जल्दी से। थर्ड, 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 थर्ड क्या होगा? LIC केस लिखो, LIC केस ये था 1993 में, 1993 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रीअफर्म किया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ। अब पार्ट ही चल रहा है अभी तक, केस का नाम दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा, इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये थर्ड हो गया। एक और इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ठीक है, कि अभी एट प्रेजेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की क्या बिलीफ है या करंट ओपिनियन क्या है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक में जाओगे तो इसको हटा रहा हूं मैं, तो प्रेजेंट स्टेटस देख लेते हैं क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट स्टेटस या करंट ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अबाउट प्रियम्बल, प्रियम्बल। ठीक है, ये अबाउट है, अबाउट। तो लिखो पहला, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करंट ओपिनियन क्या है? प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लिखिए, नोट करके, नोट, नोट लिखो यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड लिखो, फर्स्ट में लिखो नोट, प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स नॉर अ प्रोहिबिशन ऑफ अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। सो प्रियम्बल ना तो सोर्स है ना प्रोहिबिशन है, ये क्वेश्चन आ चुका है। इज नीदर अ सोर्स और नीदर अ सोर्स और प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, 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 एल है वो, बाय मिस्टेक टी हो गया। ठीक है, लेजिस्लेचर। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। प्रियम्बल में अगर कोई कीवर्ड है तो उसकी अगर आपकी वायलेशन हुई है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिसिएबल, तो उसमें हम जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो था, प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। सेकंड क्या है? इट इज नॉन जस्टिसिएबल। दूसरा लिखिए, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, सो इट्स प्रोविजन, नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो कोर्ट ऑफ लॉ में इसके प्रोविजंस जो है इन्फोर्सिएबल नहीं है। अब लास्ट टॉपिक जो है प्रियम्बल से रिलेटेड, बहुत छोटा सा टॉपिक है, अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल। अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल, कि क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल।
तो क्या है अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल? अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर किया जा सकता है, दो तीन तरह के होते हैं, रिजिड, फ्लेक्सिबल, ब्लेंड ऑफ बोथ। तो देखो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना ही करना पड़ेगा, वो प्रोविजंस होती है अमेंडमेंट की, किसी का कॉम्प्लेक्स होता है, किसी का बहुत ईजी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को की अमेंडमेंट करने की प्रोविजंस क्यों रखी जाती है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या सोसाइटी को जो है एक समय के बाद चेंज चाहिए होता है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना, गीता में लिखा हुआ है परिवर्तन ही संसार का नियम है, करेक्ट। सो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, सोसाइटी चेंज होती है। जरूरी नहीं कि सती प्रथा जो चलता आ रहा था वो अभी भी वैलिड है, उस समय की सोसाइटी वो एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन आज के डेट में वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी की वैल्यू चेंज होती रहती है। सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स जो है वो एज द टाइम पैसेस वो चेंज होती है, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए प्रोविजंस होता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ही जा सकता है। तो इंडिया में क्या है, लिखो प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, इसमें लिखिए प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जा सकता है सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, यहां भी प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बट सब्जेक्टेड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहां भी वैलिड है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, यस नो, तो यस पहला, बट सब्जेक्टेड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सो बेसिक एलिमेंट्स और फंडामेंटल फीचर्स जो हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड इन प्रियम्बल, जैसे सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट में आया हुआ है कि डेमोक्रेटिक जो है, रिपब्लिकन नेचर जो है, सोवरेनिटी जो है, सोशलिज्म जो है, ये सारी चीजें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, एक लिस्ट है बेसिक स्ट्रक्चर, कहीं पे मेंशन नहीं है, जुडिशियल इनोवेशन है बेसिक स्ट्रक्चर। तो उस लिस्ट में ये सारे वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट केसेस के जजमेंट में दिए गए हैं। तो अगर कोई पूछा जाए, कहीं पे पूछा जाता है, तो बेसिक एलिमेंट्स और फंडामेंटल फीचर्स, ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स और फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड इन प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड इवन बाय द मीन्स ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो बेसिक फीचर्स जो है या फंडामेंटल फीचर्स है वो अमेंड नहीं हो सकता है, बाकी प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे 1976 में, तो सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड क्या था, एक इंटीग्रिटी। ठीक है, सो यहां खत्म होता है हमारा प्रियम्बल का डिस्कशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अनदर गुड टॉपिक, फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो बी रेडी, कोई डाउट हो आप लोगों को तो प्लीज, बाहर मैं रहता हूँ केबिन में बैठा हुआ, ठीक है, फैकल्टी रूम में आ जाइएगा, पूछ लीजिएगा, लेकिन ये टॉपिक में एक भी डाउट बचना नहीं चाहिए आपका, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, रही बात सोर्स, तो सारी बुक्स अच्छी हैं, कोई भी बुक्स खराब नहीं होती है पढ़ने के लिए। सोर्स की बातें आप लोग पूछते रहते हो, तो सोर्स में लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हो आप, को बहुत अच्छी बुक है, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा है। बाकी मैं अगले लेक्चर्स में आपको बता दूंगा, आज टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अपने पास। तो थैंक यू।